हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distraction, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आज का सेशन इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है क्योंकि आज के सेशन पे हमारा पूरा फोकस होगा। आज के सेशन में हम बहुत सारी वोकैबुलरी इंप्रूव कर, बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग सीखने वाले हैं और क्लोज टेस्ट करने वाले। क्लोज टेस्ट समझते हो क्या होता है? क्लोज टेस्ट में आप सभी को एक पैराग्राफ दिया होता है और जिसके बीच बीच में ब्लैंक्स दे रखे। आपको बताना होता है कि वहां पर कौन सा वर्ड आए। तो 6 से 7 तरह के क्लोज टेस्ट होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन। आज हम उसी का टाइप 1 करते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आता है और बेसिकली आपके प्रीलिम्स के पेपर में। तो क्लोज टेस्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है? सबसे पहला स्टेप होता है, जब भी आप क्लोज टेस्ट करते हो आप पैराग्राफ को क्या करते हो? स्किम करते हो, रीडिंग नहीं करते। आप पैराग्राफ को क्या करते हो? स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ते हो और क्या समझने की कोशिश करते हो? मेन आइडिया। मेन आइडिया में क्या आता है कि टॉपिक क्या है, किसके बारे में बात हो रही है और ऑथर अच्छी बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। बस ये दो चीजें समझनी होती। क्या समझना है कि टॉपिक क्या है और दूसरी बात, ऑथर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं या फिर नेगेटिव बातें कर रहे हैं। उसके बाद आप क्वेश्चंस पर आते हो और फिर क्वेश्चंस को आंसर देना स्टार्ट कर। क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए 3 चीजें हैं जो आपको हेल्प करते हैं। बहुत बार आपको उस वर्ड का मीनिंग डायरेक्टली पता होता है तो आप डायरेक्टली वो कैप से आंसर दे देते हो। बहुत बार आपको टोन पता होती है कि यहाँ पे नेगेटिव टोन का वर्ड आएगा तो उससे आपको हेल्प मिलती है। बहुत बार आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होता है कि यहाँ पे एक नाउन आएगा या यहाँ पे एक वर्ब आएगी तो उससे हेल्प होती है। तो ये 3 तरीके से आपको हेल्प मिलती है क्वेश्चन का आंसर दे। कुछ बच्चों के डाउट्स मैं पहले ले लेती हूँ। मैम, स्टार्टर एंड कनेक्टर, बेटा जो अब स्टार्टर एंड कनेक्टर की जो नेक्स्ट क्लास होनी है वो मेंस लेवल की होनी है। तो अभी हम पहले प्रीलिम्स लेवल के सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, फिर हम मेंस लेवल पर आएंगे। और स्टार्टर और कनेक्टर जो अब मैं जो आपको लेवल करवाना था वो मेंस में आ रहा था, तो इसीलिए पहले एक बार प्रीलिम्स के टॉपिक्स करने के बाद फिर हम मेंस लेवल। पीडीएफ आपको संडे, सैटरडे संडे तक अपलोड हो जाएगी। जो स्टार्टर वाली मैंने बोली उसी क्लास के जस्ट आगे अपलोड हो जाएगी। और कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ फोकस करें। शैल वी फोकस नाउ? शैल वी फोकस हियर नाउ? चलो, और भी जितने भी अनरिलेटेड डाउट्स हैं उसको एकदम लास्ट में पूछ लेना। अभी पूरा फोकस मेरा वोकैबुलरी पे होना है। अभी पूरा का पूरा फोकस हमारा क्लोज टेस्ट पे होना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिख रहा है, तो ये क्लोज टेस्ट है, हमें करना है। हम इस क्लोज टेस्ट को साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और सिर्फ 2 बातें पता लगाएंगे कि ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं और ऑथर की टोन कैसी है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या पता लगाना है कि ऑथर का टॉपिक क्या है और ऑथर अच्छी बुराई कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं या सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पता करें, चलो पता करते हैं। राइटर के लिए चीजें, फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया है, कंफ्यूजन है राइटर्स को। फ्रीलांसिंग के बारे में बात करी,
क्रूअल्टी हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा, हमको समझ में आया टोन तो नेगेटिव है। ऑथर किसी चीज़ की तारीफ तो नहीं कर रहे, ऑथर नेगेटिव टोन की बात कर रहे हैं, और टोन कुछ टॉपिक कुछ ऐसा सा है कि लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, फ्रीडम्स छीने जा रहे हैं लोगों के, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, इस टॉपिक में बात कर। तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा और हमने दो चीज़ आइडेंटिफाई करी कि क्या टॉपिक था और क्या टोन थी। इतना ही करना है स्किमिंग में, और ये सिर्फ आपको 15 से 20 सेकंड में कर लेना है। कोई परेशानी? मैम, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के साथ परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं हो, आप उसके लिए थोड़ा बहुत काम करके दे रहे हो, फिर किसी और कंपनी के लिए थोड़ा बहुत काम करके दे रहे हो, उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। या आप फ्री हो, आप बस काम आता है, प्रोजेक्ट आता है, आप करके दे देते हो। समझ में आया सभी को टॉपिक और टोन? एवरीवन? चलो, अब अगले पर आते हैं। अब हम एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगी। देखो, आपका आंसर किसी एक चीज से भी निकल सकता है, बट मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगी कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, टोन कैसी आएगी और वोकैबुलरी कैसी आएगी, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है? नेवर बिफोर हैव टाइम्स बीन सो चैलेंजिंग। कभी भी पहले समय इतना मुश्किल नहीं रहा है जितना मुश्किल अब हो गया है। नेवर बिफोर हैव मीन्स पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि समय कोई इतना मुश्किल रहा हो। कभी भी मुश्किल नहीं रहा समय उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, एक राइटर का मेंटल। अच्छा, अब एक मेंटल वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मेंटल वर्ड के ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे मतलब है कि आपने कपड़े पहने हुए हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ इसको क्लोक भी बोल सकते हैं। कुछ किसी किसी मूवी में देखा होगा, जैसे कोई ये पर्सन है, ये ऐसे एक ड्रेस सी पहने होता है, जैसे किल्विश शाका बूम बूम में जो एक्टर था, मतलब इसको बोलते हैं मेंटल। तो वो लोग जो राइटर का मेंटल पहने हुए हैं, इसका ये पूरा का पूरा फ्रेज होता है, इसको बोलते हैं डॉन द मेंटल। डॉन द मेंटल फ्रेज का मतलब क्या होता है कि आप किस पोजीशन पे हो, आप राइटर की पोजीशन पे हो, आपने उसका मेंटल पहना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने एक तरीके से उसका कपड़ा पहना हुआ है, मतलब आपका रोल वो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, आपकी पोजीशन वो है। हाँ, क्लोक भी बोलते हैं इसको, मेंटल भी बोलते हैं और क्लोक भी बोलते हैं। जो ब्लैक कलर का ऐसा कपड़ा सा होता है, ऐसा लंबा सा घूम रहा होता है। याद कर लो किल्विश को, हैरी पॉटर में, हाँ हैरी पॉटर में भी देखा होगा। हाँ, तो फ्रेज क्या होता है पूरा का पूरा? तो अभी हमने एक नया फ्रेज सीखा आज, क्या? डॉन द मेंटल। डॉन मीन्स वेयर, मेंटल मीन्स वो पूरा का पूरा कपड़ा या फिर क्लोक। तो ये तो फ्रेज का लिटरल मीनिंग था। एक्चुअल मीनिंग क्या था कि आपके पास उस चीज की जिम्मेदारी है, मीन्स यू डू दैट टास्क, आप उस काम को करते हो। तो राइटर का जो काम करते हैं उनकी बात हो रही, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, ट्वीट लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, सोशल कमेंट्री, सोशल इश्यूज के ऊपर चीजें लिखते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज, कोई परेशानी? डॉन का एक और मतलब होता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उस केस में डॉन नाउन होता है, इस केस में नॉन डाउन क्या होता है? वर्ब होता है। हु क्या करते हैं? वर्ब है। डॉन का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को पहनना, किसी चीज को क्या करना? किसी चीज को वेयर करना। कोई परेशानी किसी को भी, किसी भी तरह की? आगे बढ़े, चल अगला ट्राई करते हैं। वेयर द माइंड, अब तो कोई पूरा का पूरा फ्रेज, अब तो कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है मैम वेयर भी तो लिख सकते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मैम आंगन तिरछा भी तो हो सकता है। बंदर का जाने अदरक का स्वाद, अदरक की जगह पुदीना भी तो लिख सकते हैं, बंदर को तो पुदीना का स्वाद भी नहीं पता। बट एक छोटी सी बात है वो जो क्या कहती है कि जिसने जो कहावत लिख दी, जिसने जो मुहावरा लिख दिया और उसमें जो शब्द का इस्तेमाल कर दिया, आप उस शब्द को चेंज नहीं, यू कैन नॉट चेंज दैट वर्ड। जो वर्ड उसमें लिखा हुआ है वो वर्ड यही होगा। इस डॉन के 10 सिनोनिम्स होते हो, आप इस डॉन के सिनोनिम्स यहाँ नहीं लिख सकते।
अदरक को हो सकता है किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो, लेकिन आप अदरक की जगह जिंजर नहीं लिख सकते। आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस में जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे फिक्स्ड होते हैं। वी कैन नॉट चेंज देम, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर सभी को? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, साथ में करेंगे। डॉन द मैंटल पूरा का पूरा फ्रेज है। अच्छा पहले मुझे बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? अब देखो यहाँ पे टोन से करेंगे इस क्वेश्चन को। वाइल कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है, दो ऑपोजिट चीजों को कनेक्ट करता है। मुझे यहाँ पे टोन बताना है, यहाँ पे टोन कैसी आएगी? रियलिटी दिखाती है एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स अपोजिशन, अपोजिट चीज दिखाती है। टोन कैसे आएगी, मुझे टोन बताओ। ये नेगेटिव टोन है, वाइल दो ऑपोजिट टोनों को कनेक्ट करता है। तो क्या सभी को पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा? कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो किस टोन का आएगा? पॉजिटिव टोन। चलो अब पार्ट ऑफ स्पीच भी करते हैं, हम तीनों चीजें करेंगे। हम टोन भी करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच भी करेंगे और वोकैबुलरी से भी करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कुछ किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कुछ किया जाता है, मतलब एक्शन की बात हो रही है। क्या मैं कह सकती हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है? वर्ब आएगी मतलब। चलो अब यहाँ देखते हैं। सभी को ये समझ में आ रहा था, डिनाई नेगेटिव टोन का वर्ड है, हिंडर्ड का मतलब होता है रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये भी नेगेटिव टोन का वर्ड है। तो ये दोनों तो टोन की वजह से चले गए। चलो अगली बात, लास्ट में आईसी लग रहा है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। लास्ट में आईसी लग रहा है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? जिन वर्ड्स के लास्ट में आईसी लगता है उनका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से चला गया। ये तीनों वर्ड्स तो एलिमिनेट हो गए। डिनाई का मतलब होता है मना करना, हिंडर का मीनिंग होता है रोकना, हेरेटिक वो इंसान होता है जिसकी सोच बहुत रूढ़िवादी होती है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? हेरेटिक इंसान। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान क्या बोलता है कि मैं जो पुरानी सोच है वही मानूंगा, नई सोच में नहीं मानूंगा। ऐसा इंसान हेरेटिक होता है। अब मेरे पास दो बचे, ए और ई। हर्डेड वर्ड का मतलब बता सकते हो? हर्डेड शब्द का मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा हर्ड, काउज का हर्ड होता है, शीप का हर्ड होता है, या फिर फ्लॉक। क्या मतलब होता है हर्ड और फ्लॉक का? बर्ड का ग्रुप होता है, फ्लॉक होता है ग्रुप। तो हर्ड और फ्लॉक का मतलब क्या होता है? ग्रुप, नाउन। जब इसी वर्ड को वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इनका मतलब क्या हो जाता है? इकट्ठा करके ग्रुप बनाना। तो जब ये दोनों वर्ड्स वर्ब हो जाते हैं इनका मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर देना, गैदर कर देना। तो इकट्ठा करना तो न्यूट्रल टोन है, कोई टोन ही नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव है। तो आंसर इज हेराल्डेड शब्द का मीनिंग क्या होता है कि आप एक सिग्नल दे रहे हो, आप उस चीज को क्या कर रहे हो? सामने बता रहे हो। आप उस चीज को क्या कर रहे हो? एक तरीके से अनाउंस कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या है? एक फंडामेंटल राइट है हर किसी। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा गैदर का एक और शब्द होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, गार्नर करना। अगर आप किसी चीज को गार्नर करते हो मतलब इकट्ठा करते हो। अगर आप किसी चीज को एक्यूमुलेट करते हो मतलब इकट्ठा करते हो। कोई चीज इकट्ठी हो गई है मतलब एक्र्यू हो गई है। इन सारे शब्दों, अमास करते हो, वेरी गुड, इसका मतलब आप उस चीज को इकट्ठा। ये सारे के सारे शब्द इकट्ठा। चलो अगला, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज हुई? स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को क्या किया जा रहा है? एक फंडामेंटल राइट की तरह दिखाया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ कर नहीं रहा, इसको करवाया जा रहा है। मतलब अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में। ये एक तरीके से पैसिव वॉइस का सेंटेंस। पैसिव वॉइस कब होता है? जब जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है कोई एक्शन नहीं कर रहा होता। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई काम कर रहा है? ये कोई एक्शन नहीं कर रहा, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है।
तो इसका मतलब है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो ये बात समझेंगे ग्रामर ग्रंथ। चलो अगला, अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे एक बार। ये कंफ्यूजन, डिलेमा का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। हेरेटिक का मतलब था बेटा ऑर्थोडॉक्स पर्सन, जो इंसान रूढ़िवादी होता है, जो इंसान पुरानी सोच रखता है, उसको बोलते हैं हेरेटिक। ये जो कंफ्यूजन है वो क्या है? फ्रीलांस राइटर्स के लिए कंफ्यूजन क्या है? बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये उनके लिए। ये कंफ्यूजन उनको बहुत परेशान कर रहा है। टोन कैसी आएगी? कंफ्यूजन परेशान करेगा, टोन बताओ। वेरी गुड, नेगेटिव होगी। तो फ्रीलांस राइटर्स जो होते हैं, जो अपने हिसाब से काम करते हैं, जो किसी कंपनी के साथ परमानेंट नहीं होते, जिनको अट्रैक्शन होता है इंडिपेंडेंस का, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कंफ्यूजन उनके लिए बड़ा खराब है। कुछ नेगेटिव टोन का वर्ड आना चाहिए। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली सा, पैटी, इनसिग्निफिकेंट। कंफ्यूजन मामूली सा है? कंफ्यूजन अगर मामूली सा है तो अच्छी बात हो गई, कंफ्यूजन है ही नहीं। मंडेन का मतलब होता है बोरिंग। कंफ्यूजन बोरिंग है, हमड्रम है, मंडेन है, मतलब बोरिंग है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बहुत दर्द देने वाला है। पॉइग्नेंट चीज आपको क्या करती है? बहुत दर्द देती है, आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, आपको चुभती है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये कैसा है? ये बहुत ही ज्यादा चुभने वाला है, दर्द देने वाला है। नेगेटिव टोन का वर्ड है। पॉम्पस तो शानदार होता है, उसने एकदम धूमधाम से अपनी पार्टी करी। तो उसकी पार्टी कैसी थी? पॉम्पस वे में उसने पार्टी करी, मतलब बहुत शो ऑफ किया। अगर कोई इंसान अपने आप को बहुत शो ऑफ कर रहा होता है कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, तो वो इंसान घमंडी हो जाता है। तो पॉम्पस में क्या आ जाता है? शो ऑफ आ जाता है, कि वो इंसान क्या कर रहा है? बहुत शो ऑफ कर रहा है। पैसिव का मतलब होता है एक्टिव नहीं है, ये कंफ्यूजन एक्टिव नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये बहुत दर्द देने वाला। समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन। अगला क्वेश्चन, जो ऑडियंस है उसको बम्बार्ड किया जा रहा है। बम्बार्ड मीन्स बार बार फेंका जा रहा है उसके ऊपर, इनसेसेंटली मीन्स कॉन्टिन्यूसली, बिना रुके हुए। तो ऑडियंस को क्या दिया जा रहा है बिना रुके हुए? इमेजेस। ऑडियंस के पास भर भर के इमेजेस आ रही हैं, भर भर के कहानियां आ रही हैं। नैरेटिव मीन्स कहानियां, न्यूज़पेपर में आ रही हैं, प्रिंटेड फॉर्म में, ब्रॉडकास्ट टीवी में आ रही हैं, सोशल मीडिया में आ रही हैं। और ये सारी कहानियां किस बारे में बता रही है? वॉर क्राइम्स, वॉर हो रही है। सोशल एंड कल्चरल एपिथीज, एपिथीज का मतलब क्या होता है? कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी को के साथ गलत हो रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें। ह्यूमन सफरिंग, दर्द दिया जा रहा है लोगों को। क्रूअल्टी, क्रूरता हो रही है, जो किसके ऊपर डाली जा रही है? वो लोग जो डिफेंसलेस है, मतलब जिनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो वीक है। तो दर्द दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई वर्ड आएगा दर्द को देने का। टोन कैसी आएगी? नेगेटिव ही टोन है ऑथर की, नेगेटिव टोन आएगी। क्रूअल्टी क्या की जा रही है? दी जा रही है। कमजोर लोगों के साथ क्रूअल्टी की जा रही है, दर्द दिया जा रहा है। तो दर्द देने का कौन सा वर्ड है? कंसेंटेड। मैंने पापा से पूछा, पापा मैं मूवी देखने जाऊं? पापा ने अपना कंसेंट दे दिया, हाँ हाँ बेटा जा। कंसेंट कर दिया मीन्स सेड यस, यस बोल दिया। तो ये तो पॉजिटिव टोन का वर्ड हो गया। रिलीफ, दिल को सुकून मिला, रिलीफ मिल गया, दिल को सुकून मिल गया, रेस्पाइट मिल गया, रिलीफ मिल गया, सुकून। डेफर्ड, आज नहीं यार कल करूंगा, आज क्लास छोड़ देता हूँ, कल कर लूंगा, पोस्टपोन कर दिया। इन्फ्लिक्टेड इस दर्द देना। अगर कोई चीज किसी पे इन्फ्लिक्ट की जा रही है, इसका मतलब क्या है? उस इंसान को क्या किया जा रहा है? दर्द दिया जा रहा है। दर्द देने की हम बात कर रहे थे। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है दिखाना, आप किसी को कोई चीज दिखा रहे हो, क्लियरली दिखा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? कि आप उसको क्या कर रहे हो? उस चीज को मैनिफेस्ट।
आंसर इज। कोई परेशानी? चलो अगला, जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कोई मदद नहीं है, जो हम फील करते हैं वो क्या है? दैट ह्यूमैनिटी स्टिल लिव्स ऑन, ह्यूमैनिटी आज भी उसके ऊपर जी रही है। तो ये जो हेल्पलेसनेस की कमी है ये क्या है? एक तरीके से सबूत है हमारे पास। सॉरी, हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग है क्या, एक तरीके से सबूत है, एक तरीके से वो चीज है जो दिखा रही है। परस्यूट का मीनिंग होता है आप उस चीज के पीछे पड़े हुए हो, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, चेस कर रहे हो। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी थी, बहुत बढ़िया मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, किसी ने देखा हो? हैप्पीनेस के पीछे पड़ना, मुझे हैप्पीनेस। तो परस्यूट वर्ड किससे बना है? परस्यू, इसका वर्ब फॉर्म होता है, मीन्स किसी चीज के पीछे पड़ना। टेस्टिमनी इज सबूत एक तरीके। तो हेल्पलेसनेस की फीलिंग जो है ना वो सबूत है हमारे कि चीजें अच्छी नहीं है। प्रिल्यूड, प्रियम्बल, प्रोलॉग, क्या मीनिंग होता है इन वर्ड्स का? आप कोई भी मूवी देखने जाते हो, कोई भी कोई प्ले देखने जाते हो, तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आता है, उसको बोलते हैं प्रिल्यूड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसको बोलते हैं प्रियम्बल। मतलब कोई चीज जो क्या दे रही है, इंट्रोडक्शन, आगे क्या होने वाला। रीबटल, किसी ने कोई बात बोली, आपने साफ साफ उसकी बात को इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता इस बात को, रिजेक्ट कर, आपने उसको उसका ऑपोजिट बात कर दी, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, अपोजिशन में उसके बात कर दी, अपोज कर दिया उसको, रिजेक्ट कर दिया उसको, मैं नहीं मानता। हाँ, प्रीफेस भी कैसे, जो इंट्रोडक्शन। प्री वर्ड आ रहा था, प्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्री, फोर, एंटी, प्रो, इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है ड्राफ्ट, जो भी फाइनल ना हो, नॉट फाइनल। कोई परेशानी? चलो अगला, तो जो राइटर्स हैं जो इन क्राइसिस से मूव हो रहे हैं, मतलब इन क्राइसिस से उनको इमोशनली अफेक्ट हो रहे हैं, क्राइसिस मीन्स प्रॉब्लम्स, तो वो प्रॉब्लम से इमोशनली अफेक्ट हो रहे हैं, उन राइटर्स के लिए उनके अंदर एक, अंदर से आवाज आ रही है, इम्पल्स आ रहा है, मतलब एक अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे बोलना है, मुझे कैसे बोलना है। पहले मुझे यहाँ पे टोन बताओ, कैसी टोन आएगी? अगर आपने इसकी टोन बता दी ना तो इसका मतलब है आपको समझ में आना शुरू हुआ है। पहले मुझे टोन बताओ, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उससे बहुत मूव्ड हो गए हो, मतलब बहुत इमोशनल हो गए हो, तो आप उस चीज के खिलाफ बोलना चाहते हो, तो आप कैसे बोलोगे? ऑनेस्टली बोलोगे उस चीज के खिलाफ, आप सच्चाई सामने बाहर लेके आना चाहते हो, तो यहाँ पे टोन पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। कोई राइटर जिसको, जिसने देखा कि किसी इंसान के साथ गलत हो रहा था और उससे वो अफेक्ट हुआ, तो वो बाहर जो बात कहेगा वो सच्ची बात कहेगा। तो ऑथर ने राइटर्स की बुराई नहीं करी है, राइटर्स की तारीफ करी है कि वो राइटर तो बेचारा सच्ची बात लेके आएगा, जो सच है उसको सामने लेके आएगा। तो यहाँ पे कुछ सच वाली बात आनी चाहिए। बताओ इनमें से कौन सा वर्ड जिसका मतलब है सच? टैक्टफुली का मतलब होता है क्लेवरली, स्टंट तरीके से। हेस्टली मीन्स जल्दीबाजी में, इन अ फास्ट वे, जल्दीबाजी में। फर्टिवली मीन्स चुपके से, स्नीकली, चुपके से, बच के कोशिश कर रहे हो। डिस्क्रीटली, केयरफुली, सोच समझ के बोलेगा वो। हाँ, कैंडिडली इज ऑनेस्टली। तो वो तो चाहेगा ना कि मैं सच्चाई सामने लेके आऊं, लेकिन बेचारा वो जब बोलता है तो रिस्क आ जाता है मिस इंटरप्रिटेशन, उसको गलत समझ लिया, उसको झूठ गलत नाम दे दिया जाता है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, जिन बच्चों को टोन में थोड़ी सी दिक्कत थी, येट लगा हुआ था यहाँ, और यहाँ पे टोन नेगेटिव थी। मिस एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो येट एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है जो दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है। आपको समझ में आ रहा होगा, इससे पहले मैंने आपको एक स्टार्टर कनेक्टर
का बेसिक क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये क्लोज टेस्ट में यूज होगा टोन आइडेंटिफाई करने में। तो येट दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है, तो नेगेटिव इधर है तो इधर पॉजिटिव टोन आएगी, और इनमें से पॉजिटिव टोन इन दो वर्ड्स की थी, डी और ई की। डी का मतलब है ध्यान से बोलेगा नहीं, वो ध्यान से नहीं बोलेगा, इम्पल्स है, उसके अंदर से आवाज आ रही है तो ऑनेस्टली बोलेगा। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत, कोई दुविधा? अगला वाला खुद से ट्राई करोगे? मकसद मार्क्स लाना नहीं है इसमें, मकसद है कि आप ट्राई खुद से करो, क्योंकि जब आप ट्राई करने के बाद एक्सप्लेनेशन सुनते हो ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन और समझ में आता है कि मैंने कहाँ गलती करी थी। तो सभी के पास 5 मिनट का टाइम है, खुद से ट्राई करेंगे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे एक लाइन नहीं है, कीप देयर बुक्स इन गुड कंडीशन है, यहाँ पे जो लाइन आपको नहीं दिख रही है ना, वो है बुक्स इन गुड कंडीशन। चलो, ऑल द बेस्ट एवरी।
चलिए लेट्स सी। बहुत छोटी दिख रही हूँ ना। हाँ जी। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर ऊपर से पढ़ा। 1960s में न्यू स्कूल बुक टेक्स्ट बुक्स खरीदना, बच्चों को स्कूल भेजना भी बर्डन होता था। स्कूल की बुक्स बच्चों को फ्री भी नहीं दी जाती थी, प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं होते थे। मतलब बेसिकली क्या पैटर्न था पुराने टाइम में वो दे रखा है, और जो टोन है ना वो इंफॉर्मेटिव है। तो इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है और उस समय की बात हो रही है जब बच्चों को बुक्स नहीं दी जाती थी, न्यू बुक्स नहीं दी जाती थी, प्राइवेट स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, स्कूल भेजना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। 1960s और 1970s में नई स्कूल बुक्स खरीदना बहुत मुश्किल था, है ना। बियॉन्ड, अच्छा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि 1970 और 1960 में क्या होता था। तो जब भी आपको पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए कि वो उस समय क्या होता था, तो आप जो टेंस यूज करते हो वो सिंपल पास्ट होता है। क्या होता है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं अगर कोई एक्शन हो रहा होता है तो, या फिर वॉज और वर लगाते हैं अगर किसी कोई बात बताई जा रही होती है, कोई पुराने टाइम का फैक्ट बताया गया होता है। तो इसमें पुराने टाइम का फैक्ट बताया गया है तो वॉज। तो बाइंग न्यू स्कूल टेक्स्ट बुक्स वॉज बियॉन्ड द इकोनॉमिक मीन्स ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के पास उतने पैसे ही नहीं थे कि वो बुक्स खरीद। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती करी होगी, उन्होंने वर लगा दिया होगा टेक्स्ट बुक्स को देख के। अब उन बच्चों ने घोटाला क्या किया, समझते हैं इस बात को। मैंने लिखा पेरेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक्स मीन्स के बाहर थी या उनको खरीदना मीन्स के बाहर था। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो बाइंग है, तो ऐसे समझो स्टडिंग या फिर रीडिंग लिख देते हैं तो और इजी हो जाए। रीडिंग टू बुक्स, डैश इम्पॉर्टेंट टू क्लियर द एग्जाम। बताओ इज लगाओ आर लगाओ। एग्जाम क्लियर करने के लिए 2 किताबें पढ़ना जरूरी है। बुक्स जरूरी नहीं है, बुक्स को पढ़ना जरूरी है। तो सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, सब्जेक्ट रीडिंग है। तो सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक्स नहीं है, टेक्स्ट बुक्स को खरीदना है, बाइंग है। समझ रहे हो। अभी जब हम एडवांस वर्ब आगे पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, इसको जेरेंड बोलते हैं। अभी उस उतनी गहराइयों में नहीं जाना। सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक्स बियॉन्ड नहीं था, टेक्स्ट बुक्स को खरीदना उनके लिए असंभव। समझ में आया वॉज क्यों लगाया हमने, वर क्यों नहीं लगाया। हैज बीन, हैड बीन, ये तो टेंस ही अलग हो गया। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, या पास्ट परफेक्ट टेंस। बिकेम टेक्स्ट बुक्स क्या बन गई, कुछ क्या बनी, बनने की तो बात ही नहीं। तो बिकेम का तो मतलब होता है कुछ बन जाना, ही बिकेम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गया। यहाँ पे कुछ बनने की बात थोड़ी ना। आगे बढ़ी। चलो अगला। नई टेक्स्ट बुक्स कम अवेलेबल थी, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा था, नई नई किताबें नहीं होती थी, ये उन बहुत महंगी होती थी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते थे, पुरानी किताबें यूज़ करते थे। फोर्स्ड मैनी टू गो फॉर। गो फॉर एक पूरा का पूरा फ्रेज होता है। अगर टर्न लगाना था तो टर्न टूवर्ड्स लगा सकते थे, टर्न फॉर नहीं लगाते, टर्न टूवर्ड्स लगा सकते थे। प्रोसीड लगाना था तो प्रोसीड के साथ जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो विद लगा सकते हैं, प्रोसीड विद। लीन लगाना था तो लीन के साथ ऑन लगा सकते हैं, लीन ऑन। मतलब ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं। फ्रेज जैसे कि हमने बताया फिक्स्ड होता है, आप फ्रेज को चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज द फ्रेज। फ्रेज हमेशा क्या रहेगा, हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। तो गो फॉर मीन्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, प्रोसीड विद मीन्स उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, टर्न टूवर्ड्स मीन्स उसकी तरफ जा रहे हो, मतलब आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो। वेंचर, वेंचर के साथ भी टू लगाते हैं, वेंचर टू है, वेंचर इन टू, इसका मतलब है कोई रिस्की काम कर रहे हो। फॉर तो सिर्फ गो के साथ लगेगा, इसमें गो फॉर मीन्स आपने उस चीज को सिलेक्ट किया। तो लोग क्या सिलेक्ट करते थे कि वो पुरानी किताबों को यूज करते थे जो उनके सीनियर से होती थी, जो सेम स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारे स्कूल के टाइम पे भी होता था
कि भाई किताबें खरीदने का मौका आ गया है, तो देखो ढूंढो भाई कौन सा आपका सीनियर है जो आप ही के स्कूल में है, सेम बुक्स फॉलो कर रहा है, तो उसकी बुक्स मांग लो, कॉपीज मांग लो, उसके नोट्स मांग लो। आंसर इज व्हाट? आंसर इज ई। वेंचर का मतलब होता है कुछ रिस्की काम कर रहे हो या कुछ नया काम कर रहे हो, होते हैं वेंचर इनटू समथिंग, वेंचर टू समथिंग, दोनों यूज कर। चलो अगला, द हंट फॉर द राइट सीनियर। जो राइट सीनियर का जो हंट था वो शुरू हो जाता था फाइनल ईयर एग्जाम्स के बाद। जैसे ही फाइनल ईयर एग्जाम्स खत्म हुए, अब आपने ढूंढना स्टार्ट किया कि अगले साल के लिए मुझे किसकी बुक्स ली, तो ढूंढना शुरू कर देते थे। शुरू वाला वर्ड आएगा यहाँ पे। चलो, कल्मिनेट का तो मतलब एंड होना होता है, खत्म होना। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा होना, कोई चीज़ एक्सटेंड हो गई है, लंबी हो गई है। इनिशिएट और कमेंसेस दोनों का मतलब होता है स्टार्ट होना। तो अब देखते हैं सी और डी में से कौन सा आएगा, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले बाकी सारे ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं ना। स्प्रिंग का मतलब होता है कोई भी चीज अगर स्प्रिंग अप कर रही है, मतलब अचानक से आपके सामने आ गई, ऐसे कूद के सामने आ गई, अपीयर सडनली, अपीयर्स कह सकते हैं। चलो अब बात करते हैं सी और डी में क्या फर्क है। बहुत सारे बच्चों ने सी मार्क किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने डी मार्क किया होगा। जब भी आप किसी चीज को इनिशिएट करते हो, तो इनिशिएट आप जिस चीज को कर रहे हो ना, वो उसके आगे लगाओगे। यू इनिशिएट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनिशिएट किया, आई इनिशिएटेड दैट एक्टिविटी, मैंने उस एक्टिविटी को शुरू किया। तो इनिशिएट जिस चीज को आप कर रहे हो वो उसके बाद में आएगी। तो हंट फॉर द राइट सीनियर, हंट ने कुछ शुरू नहीं किया, हंट शुरू हुआ है, जबकि इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। बच्चों ने हंट शुरू किया है। तो अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता कि स्टूडेंट्स इनिशिएट द हंट, तो आप इनिशिएट लगा सकते हैं कि बच्चों ने क्या शुरू किया, बच्चों ने ढूंढना शुरू किया। तो इनिशिएट कब लगाते हैं? जब जो चीज आप ढूंढ रहे हो वो आगे आए और जो ढूंढ रहा है वो पहले आए। लेकिन अगर सेंटेंस यही हो जाता द हंट, हंट शुरू हो गया, तो अब हंट ने कुछ इनिशिएट नहीं किया, तो हंट के आगे इनिशिएट नहीं लगा सकते थे। द हंट कमेंस, हंट शुरू हुआ। तो कमेंसेस इज व्हाट? शुरू होना। एंड इनिशिएट इज व्हाट? शुरू करना। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, कि मैंने इनिशिएट क्यों नहीं मार्क किया, मैंने कमेंस क्यों मार्क किया। तो जो हंट है वो शुरू हो गया, हो जाता है फाइनल ईयर एग्जाम्स के जस्ट बाद। हंट मीन्स ढूंढना, सर्च। तो जो सर्च है वो शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है, शुरू करती नहीं है सर्च, सर्च कुछ शुरू नहीं करती, सर्च शुरू हो जाती है। तो इसलिए आंसर इज व्हाट? सर्च शुरू हो जाती है फाइनल ईयर एग्जाम्स के जस्ट बाद। अगला, अच्छा सारे बच्चे ऐसे नहीं होते जो अपनी बुक्स को अच्छी कंडीशन में रखें। अब आप किसी से किताबें मांग रहे हो, आप क्लास 5th में हो, आपने 6th क्लास के भैया को पकड़ा और आप उनसे किताबें मांग रहे हो, तो किताबें तो आप तभी लोगे ना जब उनकी किताब अच्छी कंडीशन में होगी। तो ऑथर कह रहे हैं कि सारे बच्चे नहीं रखते अपनी किताबों को अच्छी कंडीशन। तो यहाँ पे अच्छी कंडीशन वाला कोई वर्ड आना चाहिए। यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए? अच्छी कंडीशन वाला। कि सारे बच्चे नहीं रखते किताबों को अच्छी कंडीशन में, कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपनी किताबों को अच्छी कंडीशन में रखते हैं और उन्हीं की किताबें सब मांगते हैं। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का आना कंपलसरी है, नाउन या प्रोनाउन, फुल स्टॉप से पहले। प्रपोजिशन के बाद कभी भी सिर्फ वर्ब नहीं आ सकता, सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आ सकता, सिर्फ एडवर्ब में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो टोन पॉजिटिव आनी चाहिए और पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। अब आंसर बताओ। प्रिस्टीन, अगर एडिटोरियल की क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हो तो पता होगा ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है परफेक्ट। टोन तो पॉजिटिव है लेकिन एडजेक्टिव है। ऑर्डरली भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब भी होता है एकदम परफेक्ट कंडीशन में।
टोन तो पॉजिटिव है बट एडजेक्टिव। टैटर्स, चलो ये तो नाउन निकल आया, लेकिन इसका टोन नेगेटिव हुआ। टैटर्स मीन्स बहुत ही खराब कंडीशन, तो टोन की वजह से ये नहीं हुआ, इन बैड कंडीशन। रैग्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी क्या होता है, इन बैड कंडीशन। ये भी टोन की वजह से भी नहीं हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच। तो एक ही वर्ड था जो टोन से भी मैच कर रहा था, पार्ट ऑफ स्पीच से भी मैच कर रहा था, ये नाउन भी था, इसका मीनिंग भी इन गुड कंडीशन था। इकलौता वर्ड क्या था, इकलौता वर्ड था शिप। तो हर कोई अच्छी कंडीशन में नहीं रखता, जो लोग अच्छी कंडीशन में रखते हैं उन्हीं की किताबें सब लोग मांगते। माइक दिक्कत आ दे रहा है क्या अभी सही? चलो अगला। आफ्टर अ थॉरो इंक्वायरी, थॉरो का मतलब क्या होता है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डिटेल में आप इंक्वायरी करते हो, किसकी किताब लूं, किसकी किताब लूं, किसकी किताब लूं। फिर आप एक सीनियर स्टूडेंट के ऊपर क्या करते हो, फोकस करते हो कि मुझे तो इसकी ही किताब लेनी है। तो आप बहुत सारे बच्चों को देख रहे हो, तो इसकी किताब लूं, इसकी किताब लूं, इसकी किताब लूं, इसकी किताब लूं। फिर आप एक इंसान के ऊपर फोकस करते हो कि मुझे इसकी किताब लेनी है। तो यहाँ पे कोई वर्ड फोकस करने वाला आना चाहिए। अच्छा, पिक ऑन का मतलब होता है फोकस करना, सही था पिक ऑन, बस एक छोटी सी गड़बड़ क्या थी कि ये थोड़ा सा ना नेगेटिव टोन था। पिक ऑन का मतलब होता है आप किसी को परेशान करने के लिए फोकस कर रहे हो, आप उस इंसान को बुली करने के लिए, उस इंसान को परेशान करने के लिए फोकस कर रहे हो। परेशान करने की बात नहीं हो रही। सेटल अप का मतलब क्या होता है, या मैंने तुझसे 1,000 रुपए लिए थे, अब देख मैंने तुझे 1,000 रुपए वापस कर दिए, तो मैंने जो तुझसे कर्जा लिया था वो अब सेटल हो चुका है। मतलब मैंने तेरा कर्जा चुका दिया है, क्लियर कर दिया है मैंने सारे पेमेंट्स। कॉल अप का मतलब होता है फोन करना, आप फोन नहीं कर रहे उसको, या किसी को बुलाना कि तू आ जाए मुझसे मिलने, आप उसके घर जा रहे हो, उसकी बुक्स वेरीफाई कर रहे हो। तो इंक्वायरी की बात आप फोन नहीं कर रहे, आप उस पर फोकस करके उसके घर जा रहे हो। अकाउंटेड फॉर का मतलब है आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि तू सही है भाई, तो जस्टिफाई भी नहीं हो सकता। जीरो इन मीन्स आप उस इंसान पे क्या कर रहे हो, फोकस कर। तो आप एक बच्चे पे फोकस करते हो, उसके घर जाते हो, उसकी किताबें चेक करते हो, फिर आप डिसीजन लेते हो कि उससे आपको किताबें लेनी है या नहीं लेनी। तो आंसर इज व्हाट, जीरोड इन। कोई परेशानी? चलो अगला। अगर किताबें अच्छी कंडीशन में होती हैं, अब आप उसके घर गए, आपने देखा किताबें अच्छी कंडीशन में हैं, तो आप क्या करते हो, उससे बार्गेनिंग करते हो। अब बार्गेन वॉज, अब यहाँ पे एक फिर से एक फ्रेज आ गया, फ्रेज है स्ट्राइक का बार्गेन। स्ट्राइक का बार्गेन का मतलब क्या है, आप एक डील कर लेते हो उससे। अच्छा, तेरी मेरी डील हो गई, मैं तुझे इतना ये दूंगा, तू मुझे अपनी बुक्स दे, मैं तुझे इतना पेमेंट दूंगा, इतना अमाउंट, डील कर लेते हो। फिक्स का मतलब पता ही है सभी को, पुल का मतलब खींचना। हाँ, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म होती है स्ट्रक, स्ट्रक अ बार्गेन, एक बार्गेन स्ट्रक हो जाता है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बार्गेन तोड़ देते हो, बार्गेन को बना लेते हो, ड्राफ्ट मीन्स बनाना, स्ट्रक अ बार्गेन मीन्स आप एक अग्रीमेंट कर लेते हो। अब एक बच्चे का ना बड़ा प्यारा मैसेज आया कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताओ बेटा, एक छोटी सिंपल सी बात है, इस फ्रूट को एप्पल बोलते हैं और इस फ्रूट को ग्रेप्स बोलते हैं, क्या इसमें कोई कुछ समझा सकता है आपको? क्या आप इसमें ये बात कह सकते हो कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा? मैंने आपको बताया कि इसको एप्पल बोलते हैं, क्या आप इसमें ये कह सकते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा? कैसे कह सकते हो? वोकैबुलरी इज वोकैबुलरी, इस वर्ड का मीनिंग यही होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इस फ्रूट को एप्पल ही कहते हैं, ऑरेंज नहीं कह सकते। और पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है इसके पीछे कि इसको एप्पल ही क्यों कहते हैं, ऑरेंज क्यों नहीं कहते। तो आप अपने एटीट्यूड में इतने नेगेटिव हो चुके हो, इतने नेगेटिव हो चुके हो कि आप अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को लगातार कह रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर इस एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ोगे बेटा,
6 महीने क्या 4 साल भी लग जाएंगे तब भी एग्जाम क्लियर नहीं हो। सबसे पहले अपना एटीट्यूड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, सब कुछ आपका एटीट्यूड है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर एटीट्यूड आपका सही नहीं है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव नहीं है, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर मेहनत कर रहे हो तो उसका फल भी मिलना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और सबसे पहली चीज क्या होती है एटीट्यूड को ठीक करने में? सबसे पहली चीज जो अपने माइंड को बतानी होती है, आज नहीं आएगा तो कल समझ में आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों समझ में आएगा, परसों नहीं आएगा तो तरसों समझ में आएगा, लेकिन मैं जब तक रुकूंगा नहीं, जब तक मैं उस चीज को मास्टर नहीं कर। गाड़ी चलाना सीख रहे हो, पहले दिन नहीं चलेगी तो दूसरे दिन चलेगी, दूसरे दिन नहीं चलेगी तो तीसरे दिन चलेगी, 1 महीने बाद चलेगी, 2 महीने बाद चलेगी। लगे रहो, कंसिस्टेंसी इज द की। कौन सी की है? कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज इंपॉर्टेंट। करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गाड़ी चलाना सीखना है, यार गाड़ी तो चल नहीं रही, ऐसा करता हूँ पहले ना दोनों पहिए वाला, जिसमें दोनों तरफ बैलेंस हो, वो स्कूटर चला लेता हूँ, या स्कूटर से भी पहले साइकिल चला लेता हूँ जिसमें दोनों तरफ का बैलेंस हो, वो चला लेता हूँ। तो जो चीज को सीखने में आपको 6 महीने लगने थे, जो चीज को आप मास्टर 6 महीने में कर सकते थे, आपने पहले 1 साल इसको दिया, फिर स्कूटर पे आए, फिर 1 साल इसको दिया, फिर जाके अगला साल इसको दिया। मतलब हार्ड छोड़ देता हूँ, पहले सबसे इजी पे आ जाता हूँ। कुछ बच्चे गलतियां ये भी कर देते हैं कि बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, इसको छोड़ देता हूँ, पहले कुछ इजी करता हूँ। और इजी करते करते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता, एज खत्म हो जाती है। चलो, हाँ, कुछ बच्चों के अभी भी मेरे पास मेल्स आते हैं, मैम अगर मैं कोई नॉवल पढ़ लूँ तो क्या मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी? मैम मैं ना द हिंदू एडिटोरियल ना पढूँ, अगर मैं कोई टाइम्स ऑफ इंडिया या कुछ हिंदुस्तान टाइम्स जैसा पेपर पढ़ लूँ तो क्या मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी? मैम मैं कोई स्कूल की बुक पढ़ लूँ तो क्या मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी? क्या जवाब दूँ मैं उसमें? होगी अच्छी, डेफिनेटली होगी। आप कुछ भी करोगे इंग्लिश अच्छी होगी, बट टाइम बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आप वो नहीं पढ़ रहे हो जो पेपर में आता है, आप पहले ईज़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। तो बस एक चीज़ क्या हो जाएगी, टाइम बढ़ता चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। होगी तो अच्छी, डेफ़िनिटली होगी, बट जो चीज़ आपको 6 महीने में होनी चाहिए थी, वो चीज़ आपकी 2 साल में होगी। बस ये डिफ़रेंस है। चलो, आ जाते हैं आर्टिकल पे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरी
चलिए लेट्स डिस्कस। किस बारे में बात हो रही है पैसेज में भी? मोटर इंश्योरेंस आपको लग सकता है कोई आपका दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उस दिन तक जब तक आपको उसकी जरूरत ना पड़े। दो पार्ट्स हैं, पहला है आपका व्हीकल इंश्योर्ड है, कोई भी डैमेज होता है तो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है लायबिलिटी कवर। अगर आपका व्हीकल किसी और को चोट पहुंचाता है तो आप जिम्मेदार हो उनको कंपेंसेट करने के लिए। अब यहाँ पे टीपी पॉलिसी आ जाती है। ये कंपलसरी है क्योंकि ये एक्सीडेंट विक्टिम को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड पार्टी कौन है? आप फर्स्ट पार्टी हो, आपकी इंश्योरेंस कंपनी सेकंड पार्टी है, कोई भी आपके व्हीकल से अफेक्ट होता है वो थर्ड पार्टी है। तो मानो आपकी गाड़ी एक स्कूटर में टकरा गई और जो राइडर था उसको चोट लगी, वो कंपेंसेशन आपसे मांगेगा और आपकी टीपी पॉलिसी इस बात को हैंडल करेगी। ये बात मैंने सीखी है, अगर आपका बड़ा व्हीकल है तो सिस्टम मानेगा कि आप ही की गलती है। अगर किसी गाड़ी वाले ने किसी स्कूटर वाले को, अगर दोनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है तो गलती बड़े व्हीकल वाले की होती है, हालांकि अगर हो या ना हो बट गलती आप ही की मानी जाएगी। ऐसा ही चलता है। तो एक और एडवाइस है, जब भी कोई एक्सीडेंट हो ना तो उस इंसान को कभी भी पैसा मत दो जो विक्टिम है डायरेक्टली, भले ही आपको कितना ही खराब क्यों ना फील हो रहा हो। उस समय आपको लगेगा यार मुझे इसको पैसा देना चाहिए, बट लीगली ये आपकी गलती मानी जाएगी और इससे आपका जो इंश्योरर है उसका काम डिफिकल्ट हो जाएगा। आर्टिकल टॉपिक इंटरेस्टिंग था, है ना? तो आप मोटर इंश्योरेंस जो लेते हो उसमें दो चीजें होती हैं, अगर आपके व्हीकल को कोई डैमेज हुआ है तो उसका भी, और अगर आपने किसी और को डैमेज किया है, आपके व्हीकल ने किसी और को चोट पहुंचाई है तो उसका भी कंपेंसेशन कवर करता है। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। टोन थी कि मोटर इंश्योरेंस एक्ट क्या क्या करता है, और ऑथर की टोन जो सजेस्टिव थी। ऑथर एक तरीके से सजेशन भी दे रहे थे और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। तो सजेस्टिव और इन्फॉर्मेटिव दोनों टोन्स थी ऑथर की। मोटर इंश्योरेंस कैसा लग सकता है? कोई और कैसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसा लगता है? उस दिन तक जिस दिन तक आपको जरूरत ना पड़े, मतलब जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले तक आपको कैसा लग रहा होगा? बड़ा ही पकाऊ सा है। तो यहाँ पे कोई वर्ड पकाऊ सा आना चाहिए, बोरिंग सा आना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच फाइनेंशियल प्रोडक्ट नाउन हो गया, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव। बोरिंग लिखा ही हुआ है। वियरी तो थकेला थकाऊ होता है, टायर्ड। वियरी कैसे लिख दिया? बी वाले बच्चों को मैं महापापी अवार्ड देना चाहूंगी। कोई भी इंसान अगर वियरी है इसका मतलब क्या? थकाने वाला है। अनइंस्पायर्ड मतलब इनोवेशन नहीं है उसके अंदर, नॉट इनोवेटिव। तो इंश्योरेंस के अंदर इनोवेशन नहीं है, ऐसा तो ऑथर नहीं कह रहे। रूटीन का मतलब नॉर्मल है, जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करते हो अपना काम, उसको रूटीन बोलते हैं। आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो आप करते हो। स्टडी का मतलब है लगातार, कॉन्टिन्यूअस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो चलो लेकिन अगर रोज चलोगे तो रेस जीत जाओगे। तो आपको क्या लग रहा है? बड़ा बोरिंग सा है मोटर इंश्योरेंस, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ती है ना उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर इज ए। चलो अगला, टीपी पॉलिसी हम आ जाती है। वो आपके बिहाफ, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ऑन योर बिहाफ। ऑन योर बिहाफ क्या है? पूरा का पूरा एक फ्रेज है। फिर से फ्रेज में आप कोई वर्ड चेंज नहीं कर सकते। तो वो आपके बिहाफ पे, मतलब आपकी जगह। तो कोई भी चीज अगर आपके बिहाफ पे काम कर रही है इसका मतलब वो आपकी जगह काम कर रही है। तो आपकी जगह कौन पे करता है? टीपी पॉलिसी पे करती है। ड्यूटी सभी को पता है, जिम्मेदारी। एड मतलब मदद। बिहाफ मीन्स आपकी जगह, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, मर्सी मीन्स दया, क्लीमेंसी दया, पिटी। तारक मेहता के उल्टे चश्मे वाली दया नहीं। दया मीन्स आपको किसी के ऊपर पिटी है, क्लीमेंसी है। चलो, रूटीन जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो, जो रेगुलर होता है उसको रूटीन बोलते हैं। तो क्या ये इंश्योरेंस रूटीन रेगुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? कोई सेंस ही नहीं। चलो, इट इज कंसिडर्ड, इसको कैसा लेजिस्लेशन माना जाता है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सीडेंट विक्टिम को। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बताओ कैसा लॉ हुआ? सोसाइटी के लिए लॉ हुआ। कौन सा वर्ड आएगा बताओ? मैम सीआईडी वाला दया याद आ गया हमें। कैसा लॉ है? कोई भी चीज अगर प्रोटेक्ट कर रही है उसको, जिस इंसान के साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो कैसा लॉ है? सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। तो ये कैसा लॉ है? सोशल लॉ है भाई। सोसाइटी के अच्छे के लिए काम कर रहा है। इलीगल होता है इलिसिट का मतलब। तो म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी।
सिलेक्टिव मीन्स कुछ बहुत सारों में से कुछ सिलेक्टिव, कुछ स्पेशल। फेडरल मीन्स जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइडेड होती है, उसको फेडरल बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। आंसर इज बी, सोशल लॉ है भाई। प्रोटेक्ट कर रहा है सोसाइटी को, प्रोटेक्ट कर रहा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको। हालांकि ये चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। कहाँ कब सॉर्ट हो जाती है? आप चाय पर बैठते हो, चाय पर बैठने का मतलब आप एक्चुअल में चाय पे बैठना नहीं है। यहाँ पे चाय का पे बैठने का मतलब है कि आप डिस्कशंस करते हो तो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो लेट्स सिट ओवर अ कप ऑफ टी, फ्रेज होता है ओवर अ कप ऑफ टी। ओवर अ कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? डिस्कशंस में आप डिस्कशन करते हो तो चीजें ठीक हो जाती है। अब मैं महापापी अवार्ड देना चाहूंगी बाय वाले बच्चों। वो पता है क्या कह रहे हैं कि चाय का एक कप पिला दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो बच्चे क्या कह रहे हैं जिन लोगों ने बाई आंसर मार्क किया है? चीजें, अच्छा सॉरी, दीज थिंग्स डोंट गेट सॉर्टेड। अच्छा, डिस्कशन से सॉर्ट नहीं होती हैं। हाँ, डोंट गेट सॉर्टेड मतलब ये चीजें सॉर्ट नहीं होती हैं बाय अ कप ऑफ, चाय का कप पिलाने से सॉर्ट नहीं होती हैं। चाय के कप के साथ सॉर्ट नहीं होती हैं, ठीक नहीं होती हैं। चाय के कप के थ्रू, उसके द्वारा सॉर्ट नहीं होती है। चाय के कप के अंदर ठीक नहीं होती है। नहीं, ओवर अ कप ऑफ टी का मतलब होता है डिस्कशंस। एक पूरा का पूरा फ्रेज है कि आप चीजों को डिस्कस करते हो तो चीजें ठीक नहीं होती है। वही बात, फिर से फ्रेज चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चाय के कप का कोई लेना देना नहीं है कि चाय का कप का दे दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, चाय के कप के साथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, चाय के कप से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, चाय के कप के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चाय के कप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है डिस्कशन की, और डिस्कशन का जो फ्रेज होता है वो होता है ओवर अ कप ऑफ टी। लेट्स सिट ओवर अ कप ऑफ टी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको बोल रही हूँ कि चलो चाय पर बैठे, इसका मतलब है चलो डिस्कस करते। समझ आ रहा है? दे ये डिस्कशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ये कहाँ आ जाती है? ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, मतलब कोर्ट में चली जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो डिस्कशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ये फाइनली कहाँ पहुंच जाती है? ये फाइनली पहुंच जाती है कोर्ट में। चलो, कम अप का मतलब होता है यार ही केम अप विद अ ब्यूटीफुल आइडिया। वो बहुत ही बढ़िया आइडिया लेके आया, मीन्स ब्रिंग समथिंग। वो क्या लेके आया? जनरली आइडिया के लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ लेके आते हैं कोर्ट के आगे। हाँ, लैंड अप का मतलब क्या होता है? फाइनली पहुंच जाना। तो कोई भी चीज कहीं लैंड अप कर रही है, इसका मतलब क्या? फाइनली वहां पहुंच रही है। एंड अप इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो फाइनल उसका एक सिचुएशन में लाके आपको खड़ा कर दे रही है। कैचअप, ये लेट्स कैचअप समटाइम ना, कभी मिलते हैं, कैचअप करते हैं मतलब मिलते हैं। दूसरा मीनिंग क्या होता है कैचअप का? यार मैं ना 10 दिन बीमार पड़ गया था, अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कैचअप करना, सबके इक्वल लेवल पर आना। तो कैचअप का मतलब एक तो होता है मिलना, और दूसरा मतलब होता है लेवल पर आना, कम टू अ लेवल। अगला फिनिश अप का तो मीनिंग वही है, आपने किसी चीज को फिनिश अप कर दिया मतलब खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, एंड कर दिया उस टास्क। ड्रॉप का मतलब भी वही, आप ड्रॉप कर रहे हो मतलब पूरा का पूरा प्लान कर रहे हो, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना रहे हो, प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट। तो इनका अंत कहाँ होता है? इनको एक कोर्ट में जाना होता है, वहां पे जाके ये पहुंच जाती है। तो अंत का मतलब क्या है? लैंड अप मीन्स किस सिचुएशन में ये आ जाते हैं। अगला, मैम सिर्फ 2 सही हुए हैं, सिर्फ 1 सही हुआ है, बट बेटा बात ये नहीं है कितने सही हुए हैं। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, पहले इस बात को समझो। टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट है, टेस्ट करने के लिए क्विज है, यहाँ कोई टेस्ट नहीं है। तो स्टॉप फोकसिंग ऑन योर मार्क्स। यहाँ पे हम लर्निंग के लिए हैं, तो फोकस इज लर्निंग। सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। उस समय ना बड़ा सही लगता है यार, उस इंसान को पैसे दे दो यार मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन लीगली ये आपका क्या है?
आपने उस इंसान को पैसे दिए, इसका मतलब आपने अपनी गलती मान ली। आपने सामने वाले को पैसे दिए, इसका मतलब क्या है? आपने अपनी गलती मान ली कि हाँ भाई मैंने गलती की, तभी तो आप सामने वाले को पैसे दे रहे हो। तो लीगली उसको क्या माना जाएगा? कि आप अपनी फॉल्ट को एडमिट कर रहे हो, कि आप सामने वाले को कंपेंसेशन कब देते हो? जब आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है। बताओ क्या आंसर होगा? एफिडेविट प्रूफ नहीं है आपकी फॉल्ट का, वो वर्डिक्ट कोई जजमेंट नहीं है, जेस्चर आपका कोई सिग्नल नहीं है, नोशन कोई आइडिया नहीं है, एडमिशन है, मतलब यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक। एक्सेप्टेंस है कि आप अपनी गलती मान के चल रहे हो। मैम ये तीनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, एन लिखा हुआ था, आर्टिकल से इन तीनों को हटा सकते थे। समझ आया? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले के लिए तैयार एवरीवन? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एपिलेप्सी हो जाती है, आप हंस रहे हो जी रहे हो, अगले ही टर्न आपको क्या बोलते हैं उसे, सीजर आ जाता है। मेडिकेशन ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एपिलेप्सी को लोग गलत समझते थे। मतलब टॉपिक तो वही हो गया, एपिलेप्सी बीमारी, और टोन क्या है ऑथर की, नेगेटिव है। एपिलेप्सी एक बीमारी होती है, इसको हिंदी में शायद मिर्गी का दौरा बोलते हैं। हाँ, मिर्गी की जो बीमारी होती है, राइट। चलो, ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही विशाल, भव्य, कॉम्प्लेक्स वायरिंग सिस्टम है। लेकिन कोई ऐसे इंसान के लिए जिसको एपिलेप्सी हो, ब्रेन के अंदर क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो ब्रेन एक प्रॉब्लम को अपने अंदर रख के रखा हुआ है। अभी तक सब सही चल रहा है, अचानक से ही दौरा पड़ जाएगा। तो ब्रेन एक प्रॉब्लम को अपने अंदर रखा हुआ है। चैनल का तो मतलब होता है रास्ता देना, रास्ता नहीं दे रहा ब्रेन को इसी प्रॉब्लम को। रिजर्व का मतलब होता है कि आपने भर लिया है, तो भरा भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं दे रहा। हार्बर मीन्स अपने अंदर रखे रखा है। हार्बर का मतलब क्या होता है, अपने अंदर रखना किसी चीज को। तो ब्रेन ने क्या किया हुआ है, उस प्रॉब्लम को अपने अंदर रखा हुआ है। मेंटल तो अभी हमने पढ़ा था, वो जो कपड़ा होता है जो लोग पहनते हैं ऐसे लंबा सा, उसको मेंटल बोलते हैं ना, क्लोक। सस्टेन का मतलब कंटिन्यू करना होता है, तो एक फॉल्ट को कंटिन्यू नहीं कर रहा, एक प्रॉब्लम को अपने अंदर घर देना। मेंटल का मतलब होता है घर देना, सॉरी, हार्बर का मतलब क्या होता है, घर देना। वो चीज मेरे अंदर घर कर गई है, सुना होगा आपने ये बात। तो वो चीज घर कर गई है, मतलब उस चीज को मैं हार्बर कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ना अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस हार्बर करके चलते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत जेलसी की फीलिंग्स हार्बर होती हैं, मतलब हार्बर करके रखते हैं वो जेलसी की फीलिंग्स को। तो हार्बर करने का मतलब क्या है, कि आप उस चीज को घर दे रहे हो, आप उस चीज को अपने अंदर रख रहे हो। तो हार्बर इज व्हाट, घर, शेल्टर। चलो, एक मिनट आप हंस रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, जी रहे होते हो, और अगले ही मिनट आपका ब्रेन आपके खिलाफ हो जाता है, कोई वार्निंग नहीं देता, कोई साइन नहीं देता। अचानक से एक शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है जो आपका कंट्रोल छीन लेती है आपसे। जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो कंट्रोल क्या हो जाता है, छिन जाता है आपसे, आपका कंट्रोल छीन लेती है। तो यहाँ पे कोई वर्ड छीनने वाला आना चाहिए, जिसने आपसे आपका कंट्रोल ले लिया। कौन सा वर्ड है बताओ छीनने का, कि आपसे आपका कंट्रोल उस चीज ने ले लिया। ब्रेक ऑफ, रिश्ता तो टूटा है, दिल टूटा है, ब्रेक ऑफ हो गया है, मतलब डिसकंटिन्यू हो गया। ब्रेकअप एंड हो गया है, ब्रेक ऑफ मीन्स डिसकंटिन्यू हो गया। स्टेप ओवर, आप किसी चीज को फलांग के चले गए, फलांग के चले जाना, स्टेप ओवर कर देना, बाईपास कर देना। स्नैप ऑफ, कोई सामान टूट गया, ब्रेक हो गया कोई सामान। टीयर ऑफ, आपने किसी चीज को हटा दिया, रिमूव कर दिया। रिप अवे, छीन लिया। तो कंट्रोल वो आपसे छीन लेती है, इसका मतलब क्या है, आपका कंट्रोल आपसे रिप अवे हो गया है। रिप अवे का मतलब क्या है, छिन गया है। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे रिप्स है तो यू हैव द कंट्रोल इज लॉस्ट। सारे फ्रेजल वर्ब्स थे। यही बहुत ही क्रूर, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रियलिटी है एक सीजर की, मतलब मिर्गी के दौरे की। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है ब्रेन के अंदर जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। दवाई इतने लंबे टाइम से ट्रीटमेंट, मेन ट्रीटमेंट रहा है। अच्छा, आर्टिकल, द आर्टिकल, आर्टिकल किसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा, नाउन आएगा। कॉर्नरस्टोन नाउन है, इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग होता है, वेरी समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेमनेंट का तो मतलब होता है बचा हुआ है, रिमाइंडर है। एक्सेसरी मीन्स जो आप हेयर एक्सेसरीज लगाते हो, एक्सेसरीज मीन्स कोई भी चीज जो आप यूज कर रहे हो। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लोएस्ट लेवल, जहां से चीजें स्टार्ट होती है। फंडामेंटल इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एडजेक्टिव था, इसका मीनिंग तो इंपॉर्टेंट था, इसका मीनिंग तो बेसिक था, लेकिन ये एडजेक्टिव था इसलिए नहीं आया। तो दवाई ही सबसे मेन चीज है ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट में क्या बोलते हैं, दवाई ले लो। तो कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स दवाई ले लो।
मेन चीज है। एपिलेप्सी को लोग गलत समझते हैं। अच्छा टोन बताना मुझे, यहाँ पे टोन कैसी आएगी? नेगेटिव टोन है, मिसअंडरस्टूड। और एंड लगा हुआ है जो कि एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर है, दो सेम टोन को कनेक्ट करता है, तो टोन कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। पॉपुलराइज तो पॉजिटिव टोन है। टैबू पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से नहीं, वो नाउन है। जबकि यहाँ पे क्या आएगा? मिसअंडरस्टूड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव ही आएगा। एंड सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है, सेम टोन को कनेक्ट करता है, तो इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव आएगा। टैबू तो नाउन है। टैबू मीन्स जिसको आप कलंकित मानते हो। स्टिग्मा, कलंकित, जिसको आप खराब मानते हो। ऑब्जर्व तो न्यूट्रल टोन का है, आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन इज आप सवाल उठा रहे हो, तो एपिलेप्सी पे सवाल नहीं उठा रहे, उसको स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है। स्टिग्मेटाइज का मतलब क्या होता है कि आप उसको बहुत ही कलंकित दृष्टि से देखते हो, आप उसको बहुत ही खराब मानते हो। कुछ लोग तो आर्केक मीन्स पुरानी पुरानी बातें कहते हैं, इसको बोलते हैं कि एक सेक्रेट डिसीज है, ये श्राप है। तो अगर आप किसी चीज को श्राप मान रहे हो, मतलब वो चीज स्टिग्मेटाइज्ड है। एक मूवी आई थी आलिया भट्ट की, इश्क कलंक नहीं काजल है पिया। तो बहुत सारी जगहों पे आज भी इश्क को स्टिग्मेटाइज किया जाता है, हाँ, कलंकित किया जाता है। स्टिग्मेटाइज मीन्स उसको श्राप बोला जाता है। आंसर इज बी। मिसअंडरस्टूड एडजेक्टिव बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक सेकेंड, एपिलेप्सी को गलत समझा जा रहा है, एडजेक्टिव नहीं है, एक सेकेंड, माय मिस्टेक। वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव का नहीं रोल प्ले कर रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है नॉर्मली, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। क्यों? क्योंकि हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एपिलेप्सी को क्या किया जा रहा है? गलत समझा जा रहा है। वर्ब्स थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल नहीं प्ले कर रही। यहाँ पे तो एक्शन की बात हो रही है कि एपिलेप्सी को गलत समझा जा रहा है। अगला, इसकी वजह से अकेला हो जाता है। जिस इंसान को एपिलेप्सी होता है वो अकेला हो जाता है। बहुत सारे लोग तो छुपाते हैं अपनी कंडीशन। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है। किस बात का डर होता है? कि उनको लोग जज करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उस बात को छुपाते हैं। और क्यों छुपाते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग उनको जज करेंगे। स्पोराडिक तो रुक रुक के जो हो, रुक 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 के जो हो, स्पोराडिक। एरेटिक वे में जो हो। तेल का मतलब तो बासी होता है, नॉट फ्रेश। ओवरऑल मीन्स कंप्लीट। परवेसिव मीन्स जो सब जगह है, वाइड स्प्रेड है, सब जगह उनको जज किया जाता है। जस्टिफाइड सही है क्या? वो कोई चीज जस्टिफाइड है मतलब सही है, वैलिड है? नहीं, जो परवेसिव फियर ऑफ जजमेंट, हर जगह उनको जज किया जाता है, सब लोग उनको जज करते हैं, इसकी वजह से वो अपनी कंडीशन बताते ही नहीं है। आंसर इज ई वाले बच्चों को महापापी अवार्ड देना चाहूंगी। वो कहते हैं सही है उनका फियर, उनको जो डर लगता है जजमेंट का वो एकदम सही है। क्यों सही है भाई? क्यों डर है जजमेंट का? ये उन लोगों के लिए डेंजरस है जिनको मिर्गी का दौरा पड़ गया पब्लिक एरिया में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कैसे हेल्प करना है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बहुत डेंजरस प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, जैसे कि एक स्पून डालेंगे उस इंसान के माउथ में, कोई आयरन ऑब्जेक्ट रख देंगे उसके हाथ में, या उनको चप्पल सुंघा देंगे। बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं, उनको चप्पल सुंघाने की कोशिश करते हैं। तो एक फ्रेज होता है रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का मतलब क्या होता है? कि आपको लगता है आपके लिए आखिरी ऑप्शन यही है। तो इफ यू रिजॉर्ट टू समथिंग, इसका मतलब क्या है? कि आप उस ऑप्शन को चूज कर रहे हो, मीन्स यू आर चूजिंग एन ऑप्शन। यू चूज एन ऑप्शन, और मुश्किल है बट आप वही चूज करते हो। तो यू रिजॉर्ट टू डेंजरस प्रैक्टिसेस, मतलब वो लोग यही ऑप्शन चूज करते हैं। रिवर्ट का मतलब है तुमने मुझे कॉल किया था, आई रिवर्ट यू बैक, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दोबारा से बैक कॉल करती हूँ। मीन्स उस चीज को बाद में जाके वापस करना, गो बैक एंड डू समथिंग। कंसीड मीन्स उस बात को मान लेना, एडमिट कर लेना। असेंड इज ऊपर जाना। अडेप्ट मीन्स एडजस्ट। तो कुछ लोग क्या मेथड चूज करते हैं, क्या मेथड अपनाते हैं? चूज एन मेथड, और वो भी विदाउट आप, मतलब आपको करना नहीं होता पर आप कर रहे होते हो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मुझे ये रिजॉर्ट टू करना पड़ा, मुझे ये ऑप्शन चूज करना पड़ा। आंसर इज रिजॉर्ट टू।
इस पैसेज को मैं बहुत लिंक कर पाई क्योंकि जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, शी हैज़ दिस प्रॉब्लम एंड आई वाज़ हर मतलब आई एम हर बेस्ट फ्रेंड और उसने मुझे लगभग 5-6 साल तक अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताया ही नहीं। तो क्यों लोग छुपाते हैं? क्योंकि दे फियर कि सोसाइटी उनको जज करेगी और कितना ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा वो लोग झेल रहे होते हैं सब चीज़ों की वजह से। मज़ा आया? एक और कर लें? मैम आपको सफलता दिवस पे जाना है। मैं भूल ही गई थी। पढ़ाने के फ्लो में फॉरगॉट कि आज क्लास जल्दी इसीलिए रखी थी कि 11:30 तक आई लीव फॉर दिल्ली। चलो, कोई बात नहीं। हाँ, अगले में करेंगे और भी बहुत सारे पैसेजेस करेंगे हम, डोंट वरी, वील डू अ लॉट ऑफ क्लोज टेस्ट, लॉट ऑफ पैराजंबल्स, लॉट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, लॉट ऑफ स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, सारे के सारे टॉपिक्स करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। मतलब बेसिकली मकसद क्या है? मकसद ये है यार, मेंस में भी ना 40 आउट ऑफ 40 आए, प्रीलिम्स में तो 30 आउट ऑफ 30 आए ही आए। मकसद ये है कि मतलब इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं कि वो कट ऑफ वैसे ही निकाल दें, बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़े बहुत भी आ जाएं तो भी चल जाए। तो इस लेवल की तैयारी करेंगे और उसके लिए बस एक आदत बना के रखना कि रेगुलरली क्लासेस में आओ, एक सिंगल सेशन भी मिस ना हो किसी भी बच्चे का किसी भी हालत में। अगर रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तो अपने आप इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है किसी को बहुत कम टाइम लगे, किसी को ज़्यादा टाइम लगे, बट इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। बस फोकस क्या होना चाहिए कि आप आगे बढ़ते रहो, यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, चलो, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, teachers, family and each and everyone in my life. Thank you God for making me physically, mentally and emotionally strong. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in and everything that you have given me. Thank you God for making me who I am. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। सभी लोग मुझे एक फीडबैक ज़रूर दे देंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि पता है क्या होता है, आई वॉन्ट कि मैं अपना हर क्लास में 200% हर एक क्लास ऐसी हो कि आप बहुत कुछ सीखो, हद से ज़्यादा सीखो। तो ये मेरा मकसद रहता है, ये मेरी कोशिश रहती है कि एक क्लास में आपको इतना पढ़ा दूं कि आपको जो इम्प्रूवमेंट 4 क्लास में होना चाहिए वो एक क्लास में हो। तो ये मेरा मकसद रहता है हर क्लास के साथ। और फीडबैक मैं आपसे हर क्लास के बाद इसीलिए मांगती हूँ कि अगली क्लास पिछली वाली क्लास से भी और बेटर हो, उससे अगली क्लास पिछली वाली क्लास से भी और बेटर हो। ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आज मैं कर रही थी, आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों के लिए भी आई विश कि मैं वो चीज़ जल्दी से जल्दी कर पाऊँ। तो सफलता दिवस में जितने बच्चे आ रहे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए आई वॉज राइटिंग मैसेजेस, मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग, कि फ्यूचर में उनको क्या चीज़ें हेल्प कर सकती है, कैसे कैसे हो सकता है। तो आई वॉज डूइंग दैट। अभी उन सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है। नेक्स्ट ईयर आई प्रे एंड होप कि आपके लिए मैं वो मैसेजेस लिखूं। चलो, सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।